हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने 1 to 11 क्वेश्चन कर लिए थे 13.2 एक्सरसाइज के। 13.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 to 11। आज हम इसी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या आपके पास, ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस। ए डाइस इज टॉस्ड थ्राइस। तो आपका जो सैंपल स्पेस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि जब भी आप डाइस को 3 टाइम टॉस करते हो, 3 टाइम टॉस्ड, देन आपके पास टोटल आउटकम्स क्या होंगे। टोटल आउटकम्स आपको पता है, एक डाइस को आपने क्या किया है, एक डाइस को आपने टॉस किया है और डाइस में आपके पास 6 केसेस होते हैं और 3 टाइम्स टॉस किया है, तो 6 raised to power 3 216 टोटल केस बन गए। लेकिन हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो 216 केसेस हैं हमने इस पे वर्क नहीं करना, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो 1 by 1। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो 1 by 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1 by 1 किस तरीके से लेंगे, केसेस के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1, तो सबसे पहले तो इस केस को समझिए कि एटलीस्ट 1 का क्या मीनिंग है। एटलीस्ट 1 के अंदर आपके पास 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, तो इससे ज़्यादा आप ले सकते हो। तो 1, 2 और 3, ये 3 केस आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखिए, आप इधर क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ये आपने फाइंड करना है। ये आपने फाइंड करना है, मीन्स आपने एक डाइस को 1 टाइम टॉस किया तो ओड आ रहा है 1 टाइम, 2 टाइम टॉस किया तो दोनों टाइम्स ही अगर ओड आ रहा है तो ये वाला केस, और तीनों टाइम ही अगर टॉस आ रहा है तो सॉरी ओड आ रहा है तो ये वाला केस ले लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ओड आए ही ना, है ना, तो ये तो आपका आंसर था। अगर ओड नहीं आया तो P0 हो गया। P0 मीन्स ओड एक बार भी नहीं आया। और इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे, इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास यहाँ से P1 प्लस P2 प्लस P3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 माइनस P0, ये आ जाएगी 1 माइनस P0 आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मीन्स मैं P1 P2 P3 इसको कंबाइन फॉर्म में ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑड वैल्यू, इसको कंबाइन फॉर्म में ये कह सकते हैं एटलीस्ट 1 ऑड वैल्यू। और मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस P0। और यहाँ जो 0 का मीनिंग है स्टूडेंट, 0 का मीनिंग है कि आपने एक बार भी ऑड वैल्यू नहीं ली, तो नॉट ऑड, नॉट ऑड वैल्यू। और जब ऑड नहीं आएगी तो क्या आएगी, इवन आएगी। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए भी कि P आपके पास, अगर आप किसी डाइस को जब 1 टाइम टॉस करते हो तो इवन वैल्यू क्या आएगी आपके पास, या नॉट ऑड भी लिख सकते हो आप, एक ही मीनिंग है दोनों में। तो P जब आपने डाइस 1 टाइम अगर आपने टॉस किया, टॉस्ड 1 टाइम, देन P इवन वैल्यू इज इक्वल टू 1 by 2। ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी P इवन वैल्यू की क्या होगी, 1 by 2। तो अब आपके पास इसके आंसर लेना है P एटलीस्ट 1 ऑड वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P एटलीस्ट 1 ऑड वैल्यू, 1 ऑड इज इक्वल टू 1 माइनस P0 और 1 माइनस अब P0। अब डाइस को ये एक बार टॉस किया तब 1 by 2 आ रहा है। डाइस को कितनी बार टॉस कर रहे हो आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइम टॉस कर रहे हो, तो 1 2 एंड 3। तो जब 1 by 2 1 टाइम टॉस करने पर आ रहा है, तो 1 by 2 सेकेंड टाइम टॉस करने पे आ रहा है, 1 by 2 थर्ड टाइम टॉस करने पे आ रहा है, तो ऑल ओवर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2, तो 1 माइनस 1 by 8, तो आपका आंसर आ गया 7 by 8। ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 12, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें जो आपका मेन टॉपिक या मेन आंसर था वो एक्चुअल में ये वाला पोर्शन था आपका, ये इसका बेसिक पार्ट था जो आपको समझाया था कि 1 माइनस P0 कैसे आया है, 1 माइनस P0 कैसे आया है, वो इस फॉर्म में आया है कि एटलीस्ट 1 का मीनिंग P1 प्लस P2 प्लस P3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 odd in 1 toss, probability of 2 odd in 2 tosses and probability of 3 odd values in 3 tosses। तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो वो एटलीस्ट 1 बन जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें कई सारे केसेस हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट द रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, विद रिप्लेसमेंट। हमें क्या दिया हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर था 13। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना भाई स्पेशली, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या करना है, हमें 2 बॉल ड्रॉन करनी है। ए बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स है हमारे पास, आप बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स है हमारे पास, और इस बॉक्स में क्या है, 10 ब्लैक बॉल्स, 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल, 8 रेड बॉल है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, टोटल होगी आपके पास 18। टोटल क्या होगी, 18। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे पहले क्वेश्चन किया था, चाहे आप डाइस को कितनी बार भी टॉस करो लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको 1 टाइम टॉस की चाहिए, तो वैसे ही यहाँ से बॉल आप कितनी भी ड्रॉ कर लो, कोई भी ड्रॉ कर लो, तो इसकी 1 टाइम्स की आपके पास प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो जैसे 10th क्लास में, ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है वैसे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल आपके पास रेड बॉल है 8 और टोटल बॉल्स है 18, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आपके पास टोटल है 10 और टोटल बॉल्स है आपके पास 18। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन 1 फ्रॉम द बॉक्स। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ आर रेड। अब भाई 2 बॉल्स चाहिए, 2 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1 2, और कल भी आपको लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि जब मिलकर काम हो रहा है, बोथ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई में आएगी। केसेस में प्लस होता है लेकिन मिलकर काम हो रहा है, बोथ आ रहा है तो मल्टीप्लाई। अब देखो बोथ आर रेड, तो फर्स्ट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18, और सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये वर्ड अब काम आएगा विद रिप्लेसमेंट, कि आपने बॉक्स से एक बॉल ली, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नोट की 8/18, अब बॉल को वापस रख दिया, तो इस बॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आया, बॉक्स में चेंजेस नहीं आया, तो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 8/18 हो जाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 4 9 आपका ऑल ओवर आंसर आ गया 16/81। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। देखो उसने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स किया, फर्स्ट बॉल क्या है, ब्लैक है, फर्स्ट है ब्लैक और सेकंड क्या है, रेड, तो BR शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे कि ब्लैक रेड। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट बॉल है ब्लैक, सेकंड बॉल है रेड। अब वही 2 बॉल है आपके पास, तो यही 2 आएंगी सेम। अब फर्स्ट क्या है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/18, और सेकंड है रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18।
ये विद रिप्लेसमेंट की वजह से आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसे अगेन, तो आपके पास क्या आएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 9 4 9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 4 20 9 9 81। तो ये आपके पास हो गया ब्लैक एंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट में कहता है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखो आप कंपेयर करना है सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आपको ये कहता था फर्स्ट ब्लैक है, फिक्स कर दिया, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एक ब्लैक है एक रेड है, लेकिन उसने प्लेसेस को फिक्स नहीं किया, फर्स्ट कौन सी है सेकंड कौन सी है ना। तो इसमें दो केस बन गए। प्रोबेबिलिटी कौन कौन से दो केसेस बन गए कि ब्लैक एंड अदर देन इज रेड, तो एक ले लिया ब्लैक एक ले लिया रेड, ये थर्ड केस बन रहा है आपका। या मैं इसको एक रेड ले लूँ एक ब्लैक ले लूँ तो भी थर्ड केस बन रहा है आपका। मीन्स इन दोनों ही केसेस में एक बॉल रेड है और एक ब्लैक है, तो थर्ड केस में हमारे दो केस बनेंगे आर बी एंड बी आर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी आर। अगेन बी की वैल्यू क्या है 10/18 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 8/18। एंड अब देखो ये है केस, कोमा लगा दिया ना, तो केस जब भी आ जाता है, अब भाई आप इन दोनों में से लोगे तो एक ही है ना, तो केस आ जाता है तो आप हमेशा क्या लगाओगे प्लस लगाओगे। आप चाहो तो एक स्टार लगा के नोट कर लेना, जब केस आते हैं हमारे पास तो हमेशा क्या आता है प्लस आता है। जब केसेस आते हैं अलग अलग केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। तो ये एक केस था ये सेकंड केस था, तो केस के बीच में हमेशा क्या लगेगा प्लस लगेगा। तो आर की वैल्यू क्या थी 8/18 एंड मल्टीप्लाई बाय 10/18। तो ये था आपके पास। जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो 2 × 10/18 मल्टीप्लाई बाय 8/18 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जब इसे कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका आंसर देखिए वही, ये 5 9 4 9 5 4 20 × 2 40 डिवाइड बाय 9 9 81। ये आपका था थर्ड पार्ट का आंसर 40/81। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स अगर आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो तो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पी ए गिवन है 1/2 एंड पी बी गिवन है 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंटली वर्ड यूज हो गया, तो ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है देखो सिर्फ एक वर्ड से आपको एक पॉइंट मिल रहा है और वो पॉइंट क्या है ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट टाइम हमने वर्क किया था, लास्ट जो वीडियो थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंटली, तो ये इंडिपेंडेंटली का ही केस यूज कर रहे हैं अपने। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/6। ये होगी हमारे पास इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोबेबिलिटी चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो कब होगी, या तो ए सॉल्व करेगा या बी सॉल्व करेंगे, दोनों मिला के सॉल्व कर लेंगे। मीन्स इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम को क्या कर ले सॉल्व कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब अब मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, कोई भी एक मीन्स एटलीस्ट वन, और कल ही आपको बताया था एटलीस्ट वर्ड जब भी यूज हो जाए, ठीक है, कम से कम एक वर्ड यूज हो जाए तो हम क्या करते हैं यूनियन लेते हैं। तो इसका मीनिंग मेरे को क्या फाइंड करना है यहाँ पे,
ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। क्यों फाइंड करना है ए यूनियन बी ही? क्योंकि कोई भी एक प्रॉब्लम को सोल्व कर ले तो भी मेरा आंसर जो है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। कोई भी एक मीन्स एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का मीनिंग क्या आ गया? यूनियन आ गया। अब यूनियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम 3 + 2 - 1 तो ये हो गया 4/6 तो 2/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट 14 फर्स्ट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। इसका जो सेकेंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वन ऑफ देम solved the problem, exactly one of them solved the problem। अब one of them solved the problem इसका क्या मीनिंग हुआ? देखिए केसेस क्या बनते हैं, P exactly one solved, exactly one solved। अब वन एग्जैक्टली वन का मीनिंग क्या हुआ? एक ने सोल्व की, एक ने सोल्व नहीं की। तो केस देखिए कौन कौन से बने। मान लेते हैं ए ने सोल्व कर ली, ए ने सोल्व कर ली तो बी ने सोल्व नहीं की, और नहीं की नॉट बी। जब नॉट आता है तो क्या लगेगा? डैश, कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी डैश लग गया। ए ने सोल्व कर ली, बी ने सोल्व नहीं की, इसलिए बी के ऊपर क्या लगा दिया? डैश, नेगेटिव साइन लगा दिया। ये तो एक केस बना। सेकंड केस, बी ने सोल्व कर लिया, ए ने सोल्व नहीं किया। भाई बी ने सोल्व कर लिया तो बी आ गया, ए ने सोल्व नहीं किया, ए ने नहीं किया, नॉट ए, देन ए डैश, ए नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये आपके पास दो केसेस बनेंगे। भाई या तो ए सोल्व करेगा या बी सोल्व करेगा, तो दो केस बनते हैं, दैट इज ए बी डैश एंड बी ए डैश। अब वही ये देखो, ये प्लस का मीन्स कॉमा केस बन रहा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए बी डैश प्लस पी बी ए डैश लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई साइन जो होता है वो इंटरसेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है सेट थ्योरी के अंदर, और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम किसी को क्या लिख देंगे? पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, ये लिख देंगे। अब पी ए की वैल्यू क्या है? पी ए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 पी बी डैश। अब आपको पता है डैश कैसे निकालते हैं? 1 में से माइनस करके पी बी को। तो पी बी डैश, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, पी बी की वैल्यू है 1/3, तो डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/3। पी बी की वैल्यू 1/3, पी ए डैश, पी ए की वैल्यू है 1/2, तो पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी? 1 - 1/2। क्लियर? तो सोल्व कर लीजिए। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम आएगा आपके पास, तो 2 1 2 प्लस 1 आपके पास, तो 3/6 आंसर आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी किसकी? एग्जैक्टली वन सॉल्व की। 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई एग्जैक्टली वन सॉल्व की। तो ये था आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 13.2 एक्सरसाइज, 13.2 एक्सरसाइज। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 15 में। 15 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं करवाएंगे। आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए 15 का थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए आप। 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स है आपके पास, नो डाउट 52 कार्ड्स हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या कहता है? इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट? इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस, हमें ये चेक करना है कि कौन से केसेस में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है या कौन से केसेस में इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें 3 केसेस दे रखे हैं अलग अलग, या मैं ये कह सकता हूँ 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग अलग।
और इंडिपेंडेंट के लिए क्या प्रूफ करते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई बाय पी एफ। ये चीज़ प्रूफ करनी है आपने, किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपके पास ई क्या है, फर्स्ट में ई आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में ई आपको गिवन है द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पैड, स्पैड गिवन है आपको। अब आपको पता है स्पैड क्या होता है, स्पैड की टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स स्पैड के 13 होंगे। ठीक है, तो 13 होंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे पी ई इज इक्वल टू 13 बाई 52, टोटल कार्ड तो 52 है ना हमारे पास, तो 13 बाई 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद एफ आपको दे दिया एस। अब हमें पता है एस के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, तो पी एफ की वैल्यू क्या होगी 4 बाई 52। और उसके बाद जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, है ना, लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि इंटरसेक्शन तो लेना ही लेना है जब आपने ये चेक करना हो इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी फाइंड करना है 13 चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हमें इंटरसेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ लोगे तो इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, स्पैड होना चाहिए और एस होना चाहिए, एस एंड स्पैड, ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, एंड इंटरसेक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब एस का स्पैड एक ही होता है, तो इसके पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी 1/52 होगी, 1/52 होगी। बस अब आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पीई एंड पीएफ, देखो पीई और पीएफ इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/52 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना चेक कर लीजिए। तो 13 इंटू 4 52, 52 कैंसिल 1/52 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, या यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। हियर पीई एंड पीएफ इज इक्वल टू 13/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52, तो ये आपके पास जब कैंसिल करोगे 13 इंटू 4 52 एंड 52 कैंसिल, तो 1/52 आ गया। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, हमारी ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस आपके पास ई एंड एफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। सेम ऐसे सेकंड केस में ब्लैक, देखो सेकंड केस के अंदर ई आपको क्या दे रहा है, ब्लैक दे रहा है, और ब्लैक कितने कार्ड होते हैं 26 होते हैं, ब्लैक के कितने कार्ड्स होते हैं 26 होते हैं। फिर एफ में आपको किंग दे दिया, किंग के 4 होते हैं आपके पास, और किंग ब्लैक का जब इंटरसेक्शन लोगे तो किंग ब्लैक का क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ये आपको क्या दे रखा है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, किंग और क्वीन, तो किंग के 4 कार्ड है, क्वीन के 4 कार्ड है। ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 8, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 8/52 आ जाएगी। नेक्स्ट एफ में क्या है आपके पास, ड्रॉन क्वीन और जैक, क्वीन एंड और जैक। अब देखो क्वीन के 4 कार्ड हैं, जैक के भी 4 कार्ड हैं, तो एफ में भी कितने कार्ड हो गए 8, तो ई की प्रोबेबिलिटी 8/52, एफ की प्रोबेबिलिटी 8/52। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लोगे ई इंटरसेक्शन एफ, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, किंग क्वीन, क्वीन जैक, क्वीन कॉमन है इन दोनों में, तो क्या आएगा क्वीन, और क्वीन कितने होते हैं 4, 52 कार्ड्स में क्वीन कितने होते हैं 4, तो इंटरसेक्शनल पार्ट में क्वीन क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 होगी। तो उसके बाद अब आप चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रहा तो नॉट इंडिपेंडेंट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी सुझाव हो स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसको और अच्छा या और बेहतर बनाना चाहते हो तो भी आप जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर
ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर के लिए हमने इस एच ले लिया और क्वेश्चन कहता है कि 60% स्टूडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 60%। हिंदी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 60%। इंग्लिश के लिए हमने ई ले लिया और इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 40%। इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 40%। तो हिंदी न्यूज़पेपर 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ का मीनिंग क्या हुआ? इंटरसेक्शन। तो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी एंड इंग्लिश, तो इंटरसेक्शनल पार्ट 20% क्या दे रखा है? 20% दे रखा है। ए स्टूडेंट इज सिलेक्ट एट रैंडम, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ए स्टूडेंट इज सिलेक्ट एट रैंडम, रैंडमली सिलेक्ट किया हमने। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट ए, पी हमें फाइंड करना है। पी में है क्या? प्रोबेबिलिटी किसकी है? नाइदर। लास्ट वीडियो में भी ये ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था आपको, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नाइदर नॉर नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, नाइदर नॉर नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और नाइदर नॉर जब भी आता है तो इसका मतलब दोनों केसेस अप्लाइबल होने चाहिए। अगर दोनों में से एक होता है तो फिर नाइदर नॉर की जगह आइदर और यूज किया जाता है ना। तो नाइदर नॉर में आप क्या करोगे? नेगेटिव सेंस है तो नाइदर एच, एच नहीं चाहिए तो एच डैश, नॉर ई, ई डैश, ई भी नहीं चाहिए आपको, है ना। अब नाइदर नॉर एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरसेक्शन। अब ये अगेन डी मॉर्गन लॉ लगेगा, तो पी एच यूनियन ई इट्स होल डैश, पी एच यूनियन ई इट्स होल डैश। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 1 माइनस पी एच यूनियन ई, 1 माइनस पी एच यूनियन ई। अब यहाँ देखिए 1 माइनस पी एच यूनियन ई, अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। तो वो वैल्यू रख दीजिए सभी की, 1 माइनस पी एच 60% प्लस 40% माइनस 20%। तो ऑल ओवर आंसर क्या आएगा? 60 40 100, 100 माइनस 20 80%, और 80% क्या हो गया आपके पास? 1 माइनस 80/100, सोल्व करोगे तो 20/100, और इसे सोल्व करोगे तो 1/5। ये आपका आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? कि नाइदर हिंदी न्यूज़पेपर और नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्वेश्चन था हमारे पास शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट 16 क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे आपके पास कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का है, इसे नोट कर लीजिएगा या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब देखो स्टूडेंट ये आपको गिवन है, सेकंड पॉइंट ध्यान से समझना भी। पी प्रोबेबिलिटी आपको क्या है? क्वेश्चन में कहता है गिवन है रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपको गिवन हो गया, गिवन है रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड करना है, फाइंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये आपको गिवन हो गया, गिवन है रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड ई इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या मैं ऐसे लिख लो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। अब जो चीज़ गिवन है आपको काफ़ी पहले बताया था कि जो चीज़ गिवन है वो हमेशा डिवाइड में जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस लग रहा है तो एच डिवाइड में चला गया, और प्रोबेबिलिटी ई फाइंड करना था तो ई ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटरसेक्शनल पार्ट 20% है तो 20/100, एच 60% है 60/100, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/3 आपका आंसर आ गया ई अपॉन एच का। थर्ड पार्ट में भी सेम आपका ऐसा ही है, शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको गिवन है तो ई डिवाइड में आ गया,
इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ई डिवाइड में आ गया, ठीक है। जो गिवन पोर्शन होता है वो डिनोमिनेटर पार्ट में आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, सॉरी हिंदी न्यूज़पेपर, तो एच कहाँ आएगा, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में। अगेन सेम क्वेश्चन था, तो पी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश डिवाइड बाय इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लगाओगे तो इंटरसेक्शन पार्ट का है क्या है 20%, तो 20/100, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या आएगा 40%, तो 40/100, ये कैंसिल, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई H/E की, क्या किसकी आ गई H/E की। यस स्टूडेंट, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा स्टूडेंट इस बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर करना है स्टूडेंट आपके जो भी साथी हों उनसे, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आगे और बनाते रहें। और कंटिन्यूसली जो भी आपकी एक्सरसाइज रहेगी, कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस आपको करवाया जाए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेस थ्योरम, वो करेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।